हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको बोला जाता है C2 साइकिल। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब रूबिस्को एंजाइम CO2 को पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाइंड कर देता है RUBP के साथ, तो चलता है C3 साइकिल। लेकिन यही रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के जगह ऑक्सीजन को पकड़े और RUBP के साथ बाइंड कर दे तो चलता है C2 साइकिल। और इसी C2 साइकिल से बचने के लिए C4 साइकिल और कैम साइकिल का एवोल्यूशन हुआ था। ये मैंने बताया था दोनों ही वीडियो में, C4 साइकिल वाले में भी और कैम साइकिल वाले में भी। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं, या चैनल में जाइए और प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो C2 साइकिल होता है वह कैसे होता है। तो C2 साइकिल जो होता है यह 3 सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, जो C2 साइकिल होता है यह RUBP में ऑक्सीजन के जुड़ने पर होता है। तो RUBP के 2 मॉलिक्यूल के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ जाता है और इसको जोड़ने का काम करता है रूबिस्को एंजाइम। जब रूबिस्को एंजाइम RUBP के 2 मॉलिक्यूल के साथ 2 ऑक्सीजन को जोड़ देता है, तब एक तो बनते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरे बनते हैं फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। तो जो फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ये तो चले जाते हैं C3 साइकिल में, लेकिन जो फास्फोग्लाइकोलेट होते हैं या फास्फोग्लाइकोलिक एसिड होते हैं ये C2 साइकिल रन कराते हैं। तो C2 साइकिल कैसे रन होता है, देखिए, ये जो 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलिक एसिड के बनते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इनमें से फॉस्फेट को बाहर कर दिया जाता है और फॉस्फेट को बाहर करने का काम करता है फॉस्फेटेज एंजाइम। इस प्रोसेस में वाटर इन्वॉल्व होता है और IP बाहर निकल जाता है, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है यह कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट के अब 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं और ये प्रोसेस किस में हुआ, क्लोरोप्लास्ट में हुआ। क्लोरोप्लास्ट में इतना प्रोसेस होने के बाद अब अगला प्रोसेस होता है पेरोक्सिसोम में। मतलब ये जो ग्लाइकोलेट बना है क्लोरोप्लास्ट में, ये डिफ्यूज होकर चला जाता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल आ गए। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कराने वाला जो मॉलिक्यूल होते हैं या एंजाइम होते हैं उनका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में इनमें ऑक्सीडेशन होता है और एक ऑक्सीजन यहाँ अंदर आता है और H2O बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस के दौरान हमें मिलता है ग्लाइऑक्जिलेट नामक कंपाउंड, मतलब ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्जिलेट बन जाते हैं। इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ग्लाइऑक्जिलेट के साथ एमिन ग्रुप जोड़ करके उसको बना दिया जाता है ग्लाइसिन एमिनो एसिड। ग्लाइऑक्जिलेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, इनमें एमिन ग्रुप जोड़ दिया जाएगा, मतलब NH3 जोड़ दिया जाएगा और इनको बना दिया जाएगा ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को कराने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट ग्लाइऑक्जिलेट एमिनो ट्रांसफरेज। मतलब देखो, जो अमीनो ग्रुप लिया जाएगा, जिसको जोड़ा जाएगा ग्लाइऑक्जिलेट में, वह लिया जाता है ग्लूटामेट से। ग्लूटामेट के पास जो एमिनो ग्रुप है उसको लिया जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है ग्लाइऑक्जिलेट के साथ। तो कंपाउंड जो बनता है वह होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन नामक एमिनो एसिड बन जाता है। अब देखो, ग्लूटामेट से NH3 तो ले लिया गया और जोड़ दिया गया ग्लाइऑक्जिलेट के साथ, तो बन गया ग्लाइसिन। लेकिन ग्लूटामेट जो होता है यह कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में या अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, है ना, दोनों एक ही नाम है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो ग्लूटामेट से एमिनो ग्रुप निकालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अब ये जो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल बने हैं ये कहाँ बने हैं, पेरोक्सिसोम में। अब ये जो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल हैं ये डिफ्यूज होकर आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गए ग्लाइसिन के दोनों मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, देखो, ये जो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल हैं सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं सेरिन के 1 मॉलिक्यूल में।
ग्लाइसिन के दोनों मॉलिक्यूल कितने कार्बन कंपाउंड वाले हैं? 2 कार्बन कंपाउंड वाले हैं। पर सेरिन जो होता है यह 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है। मतलब ग्लाइसिन के दोनों मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाते हैं? सेरिन के एक मॉलिक्यूल में। और इस प्रोसेस में एक CO2 बाहर निकल जाता है और एक NH3 बाहर निकल जाता है। अब बन चुका है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेरिन, सेरिन के एक मॉलिक्यूल। तो ये सेरिन डिफ्यूज होकर आ जाता है पेरोक्सिसोम में वापस से। तो पेरोक्सिसोम में सेरिन के आने के बाद यहाँ पे सेरिन में एमिनो ग्रुप जुड़ा है, NH3 जुड़ा हुआ है। तो सेरिन में जो एमिनो ग्रुप है उस एमिनो ग्रुप को दे दिया जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के लिए। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट सेरिन के पास जो एमिनो ग्रुप था NH3 था उसको लेकर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। और इस प्रोसेस को कराने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम। और सेरिन से जैसे ही एमिनो ग्रुप को अल्फा कीटोग्लूट्रेट को दे दिया जाता है, सेरिन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में, हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड या हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। इसके एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ये जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में रिडक्शन होता है और रिडक्शन कराने वाला एंजाइम होता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम के प्रेजेंस में NADPH2 का इस्तेमाल होता है और NAD निकलता है। और ये जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट होता है यह कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट के एक मॉलिक्यूल में। ये प्रोसेस हुआ है कहाँ पे? पेरोक्सिसोम में। अब ये जो ग्लिसरेट है ये डिफ्यूज होकर चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट जाने के बाद ग्लिसरेट यानी कि ग्लिसरिक एसिड, इनमें फॉस्फोराइलेशन होता है। अब फॉस्फोराइलेशन कराने वाला एंजाइम होता है काइनेज एंजाइम, जो ATP का इस्तेमाल करता है और एक फॉस्फेट जोड़ देता है ग्लिसरेट के साथ। और ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में। और ये जो ग्लिसरेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इस प्रकार से जो फॉस्फेट जोड़ा जाता है वह तीसरे कार्बन पर जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कहाँ काम में आएगा? C3 साइकिल में काम में आता है। मतलब देखो, रूबिस्को एंजाइम CO2 के जगह O2 जोड़ देता है, तो जो कार्बन होते हैं उन कार्बन को हमें वापस से रिजनरेट करके C3 साइकिल में लाने के लिए एक कार्बन को खोना पड़ता है। जो कहाँ निकल गया है? कार्बन यहाँ पे निकल गया है। तो इस प्रकार से यह एक वेस्टफुल प्रोसेस है। और कार्बन को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हमें एनर्जी की भी आवश्यकता हो जा रही है। यहाँ ATP, यहाँ NADH2 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसलिए इसको डबली वेस्टफुल बोला जाता है, क्योंकि 2 जगहों पर यहाँ एनर्जी का लॉस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यह टॉपिक। धन्यवाद।